गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की एमसीक्यू की सीरीज में 27 अक्टूबर पे हम पहुंच चुके हैं और जो टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू से वो कुछ इस तरीके से हैं। तो एफएटीएफ लिस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, देन राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे में देखेंगे, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज क्या होती हैं इसके ऊपर एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, ईवीपी पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी पोर्टल के बारे में देखेंगे, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, हांगकांग को लेकर भी एक एमसीक्यू बनाया गया है, देन ऑनियंस के प्राइसेस को लेकर इकोनॉमिक्स साइड से एक क्वेश्चन है, इंटेग्रिटी पैक्ट क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे, देन हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा को लेकर, देन इकोनॉमिक्स से हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स का एक और ऑप्शन है। चलिए, माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो इनवाइट एंड अर्न फंक्शन है इसको प्लीज यूज कर लीजिएगा। इसके बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। यू जस्ट नीड टू शेयर योर यूनिक कोड। आपको अपना यूनिक कोड शेयर करना है टू अर्न क्रेडिट सो दैट यू कुड बाय वेरियस टेस्ट सीरीज। रिसेंटली जिन मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया तो पूर्वी मिश्रा ने, आकांक्षा ने, आकाश, जतिन कुमार एंड हिमांशु सिन्हा ने रिसेंटली अभी हमें ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। इसमें आकांक्षा ने जो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम था उसको परचेज किया था और आकांक्षा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या हिंदी मीडियम से होते हुए, क्योंकि उनकी इंग्लिश भी ठीक है, उनको इंग्लिश मीडियम लेना चाहिए या हिंदी मीडियम लेना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि आप 100 वर्ड्स मुझे लिख के दीजिएगा और उनको इवेल्यूएट करने के बाद मैंने आपको रिप्लाई भी किया है कि आपकी जो इंग्लिश है वो भी मैंने पढ़ी है तो वो भी काफ़ी अच्छी है और हिंदी में भी आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वो अच्छा है। तो आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकती है, क्योंकि जब मैंने आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के जो 100 वर्ड्स थे उसको रीड किया तो जो कंफर्टेबिलिटी और एक्सप्रेशन मुझे दोनों में ही सही लगा। तो इट्स नाउ अप टू यू, आपकी चॉइस है। आप चाहें तो इंग्लिश में जो आपका लास्ट अटेम्प्ट है वो दें या फिर चाहें तो हिंदी में दें, इट्स टोटली अप टू यू। जो टेस्ट सीरीज है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी के अंदर या इंग्लिश के अंदर, जिस भी भाषा में आप इसको आंसर करना चाहते हैं। मार्किंग स्कीम के बारे में भी आप जानते हैं। देखिए, जो अब 10 एमसीक्यूज आने वाले हैं उनमें से कम 6 आपको आंसर करने हैं करेक्ट। अगर आप 6 से कम करेक्ट करते हैं तो इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक बार दोबारा से अटेम्प्ट करने पर डेफिनेटली जो मार्क्स हैं वो आपके इंप्रूव होने चाहिए और सेकंड अटेम्प्ट में तो मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 ही आने चाहिए। और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख दीजिएगा अपडेट करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको और नीचे दे रखे हैं इनसे कंसर्निंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे पहला कहा है, द कॉल फॉर एक्शन वाज द कॉमन शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस एफएटीए लिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। तो ये एक ऐसी एफएटीए लिस्ट की बात करी जा रही है जिसमें कॉल फॉर एक्शन के बारे में शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो दी गई है। किसके लिए? नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज के लिए। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट कहती है, कंट्रीज दैट आर कंसीडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन दिस एफएटीएफ लिस्ट। तो सेकंड लिस्ट में ऐसी लिस्ट की बात हो रही है जिसके अंदर जो भी कंट्रीज, जो भी देश ऐसे हैं, यहाँ पे हमारा नेबर जो कंट्री है उसके बारे में भी बात करी जा रही है, जो कि टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करते हैं, उनको इस पर्टिकुलर लिस्ट में डाला जाता है। तो क्या यहाँ पे आप मैप को आपको मैच करना है? पहला जो स्टेटमेंट है क्या वो ग्रे लिस्ट के बारे में बात करिए, सेकंड ब्लैक लिस्ट के बारे में। पहली स्टेटमेंट ब्लैक लिस्ट के बारे में बात करिए, सेकंड स्टेटमेंट ग्रे लिस्ट के बारे में बात करिए। पहली स्टेटमेंट दोनों ही लिस्ट के बारे में बात कर रही है, सेकंड ब्लैक लिस्ट के बारे में। इस तरीके से आपको मैच करना है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज एफएटीएफ ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाएगा टिल द टाइम नेक्स्ट रिव्यू इज डन। जब तक अगला रिव्यू नहीं किया जाता, जो कि प्रोबेबली फरवरी में किया जाएगा अगले साल, तो तब तक के लिए एफएटीएफ लिस्ट में पाकिस्तान को रखा जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं एफएटीएफ के अंदर, किसके अंदर? एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट के अंदर। और ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का रीजन क्या है, क्योंकि टेरर फंडिंग जो है उसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी जाना जाता है। और ये जो चीजें होती हैं इसको हमने किससे मैच किया? ग्रे लिस्ट के अंदर। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान ये दोनों एक्टिविटी करता है और इसी वजह से वो ग्रे लिस्ट में फॉल करता है। यहाँ पे ए और सी इस वजह से एलिमिनेट हो जाते हैं। चलिए, अब बचा कौन सा? बी और डी के अंदर से। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, तो कॉल फॉर एक्शन वाज द कॉमन शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस एफएटीएफ लिस्ट। अगर हम एक पर्टिकुलर एफएटीएफ की लिस्ट की बात करते हैं जिसमें नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज के अंदर कॉल फॉर एक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो हम ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं। ब्लैक लिस्ट नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज के लिए कॉल फॉर एक्शन की बात करी जा रही है। ये चीज दी गई है किसके अंदर? ब्लैक लिस्ट के अंदर। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ब्लैक लिस्ट को डिस्क्राइब कर रही है और सेकंड ग्रे लिस्ट को डिस्क्राइब कर रही है। अब हम जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। एफएटीएफ जो है बेसिकली इसका काम क्या होता है? राइज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो है, आप जान रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रेड, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइम्स जो है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फंडिंग हो गया, फाइनेंशियल क्राइम्स हो गए, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं।
इन्हीं तरीके के प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए और कहीं ना कहीं इसको कर्टेल करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसको बनाया गया था। ये टाइम टू टाइम वेरियस रिकमेंडेशंस जो है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर देती रहती है और इसने अपनी वेरियस लिस्ट भी बना रखी है जिसके अंदर ये वेरियस कंट्रीज को कैटेगराइज करती है, जिसमें से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है और काफी कोशिश कर रहा है कि इस ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। चलिए, तो आंसर हमारा बी है। कुछ और चीजें जानते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बेसिकली ग्रे लिस्ट में अगर चला गया पाकिस्तान, जिससे ये बाहर आने के लिए झटपट आ रहा है, तो क्या क्या इसको नुकसान झेलना पड़ सकता है ग्रे लिस्ट में रहते हुए। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सैंक्शंस रख जाते हैं। आपको पता है कि टाइम टू टाइम जब भी कोई आपदा आती है या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमें शुरू करना होता है तो हमें पैसा मिलता है वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से। ये सब चीजें पाकिस्तान के लिए मना है क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं। प्रॉब्लम्स इन गेटिंग लोन्स तक भी नहीं मिलते इनको अगर ये वर्ल्ड बैंक, एडीबी से लेना चाहे तो। रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो इनका इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड होता है वहां पर भी सैंक्शंस होते हैं, तो इस वजह से वहां पर भी रिडक्शन हो जाती है। इंटरनेशनल बायकॉट किया जाता है क्योंकि काफी सारी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है ये चीज कि ये पर्टिकुलर एक कंट्री है, जैसे कि इस केस के अंदर पाकिस्तान टेरर फंडिंग कर रही है, इस केस के अंदर पाकिस्तान वो क्या कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। तो ये सब चीजों को लेकर बाकी सारी कंट्री जो है वो या तो इंटरनेशनल ट्रेड अपना रिड्यूस कर देती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री से और इंटरनेशनल लेवल पे उसे बॉयकॉट भी करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए इकोनॉमिक नुकसान तो होता ही है, साइकोलॉजिकली भी, और जो परसेप्शन होती है कंट्री की वो भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो उनके राइट्स के बारे में बात करी गई है और आपसे पूछा है कि आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन पीडब्ल्यूडी के बारे में सही है। पहली कहती है स्टेटमेंट, इट रिप्लेस द 1995 एक्ट। 1995 का एक एक्ट था उसको इसने रिप्लेस किया 2016 के एक्ट ने। इट ब्रॉट द इंडियन लॉ इन लाइन विद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स विद पर्सन विद डिसेबिलिटी टू विच हाउएवर इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। तो इससे क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद जो इंडिया है इसके अपने जो लॉज हैं वो यूएनसीआरपीडी से अलाइन हो गए हैं और इंडिया इसका एक सिग्नेटरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हैव बीन एडेड टू द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक्ट है इसके अंदर जो लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, स्पीच डिसेबिलिटी है, उसको पहली बार ऐड किया गया। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को एक तरीके से कहा था कि जो इस साल का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है, नोटिस है, उसे क्वॉश कर देना चाहिए क्योंकि एम्पल नंबर ऑफ सीट्स, इनफ नंबर ऑफ सीट जो है वो विजुअल एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लोगों के लिए ज्यादा सेव नहीं करी गई, वो ज्यादा उसका नंबर नहीं है, तो नंबर ऑफ सीट्स उनके लिए कम होगी तो उनका सिलेक्शन कम होगा। तो बेसिकली ये पूरा इशू था। तभी हमने राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में क्वेश्चन उठाया। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो 1995 के एक्ट को क्या इसने रिप्लेस किया, तो यस, पहली स्टेटमेंट हमारी हो जाती है करेक्ट। क्या इसके अंदर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को भी शामिल किया गया था पहली बार? तो यस, पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो, स्पीच डिसेबिलिटी हो, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो, लेकिन पहली बार इसे 2016 के एक्ट के अंदर शामिल किया गया। अब बात करते हैं, क्या इंडिया जो है उसके इस पर्टिकुलर लॉ के बाद यूएनसीआरपीडी से हमारे जो लॉज हैं वो अलाइन हो जाते हैं? तो बिल्कुल ठीक है, हमारे लॉज अलाइन हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम यूएनसीआरपीडी का इंडिया एक सिग्नेटरी है। तो जब लिखा है नॉट अ सिग्नेटरी, ये गलत हो जाता है, आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने देखा था बुडापेस्ट कन्वेंशन, जो कि किसको लेकर थी, साइबर क्राइम को लेकर, उसमें इंडिया मेंबर नहीं था। ध्यान रखिएगा, बहुत कम ऐसी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटीज होंगी जिसका इंडिया मेंबर नहीं होंगे और उसमें बुडापेस्ट कन्वेंशन एक थी, यूएनसीआरपीडी के वी आर मेंबर्स और सिग्नेटरी। तो बी हमारा यहाँ पे आंसर है। कुछ और चीजें राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे में जान लेते हैं मीन्स के पर्सपेक्टिव से। तो यस, 1995 को रिप्लेस किया था और यहाँ पे हमारे जो लॉज है यूएनसीआरपीडी के अकॉर्डिंग है, इंडिया इसमें सिग्नेटरी भी है। डिसेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड बेस्ड ऑन इवॉल्विंग एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर जो डिसेबिलिटी है उसको एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट माना है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट माना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कहा कि ये 7 डिसेबिलिटी है तो उसी को ही माना जाएगा। इट इज वेरी डायनेमिक, हो सकता है फ्यूचर में हम इसे इंक्रीज भी करें, जैसा कि अभी किया भी गया था। पहले 7 डिसेबिलिटीज होती थी, उसको इंक्रीज करके 21 कर दिया गया था, जिसके अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच डिसेबिलिटी को भी शामिल किया गया था। आई रिमेंबर जब ये पर्टिकुलर 2016 में एक्ट आया था, 2017 में मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी जिसको स्पीच की प्रॉब्लम थी और मैंने उसको इस एक्ट के बारे में बताया था कि अब कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंदर स्पीच डिसेबिलिटी जो है उसको भी ऐड कर लिया गया है और इस वजह से वो जो भी राइट्स होते हैं उनको, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट, एसिड अटैक विक्टिम्स जो होते हैं, क्या इनको भी इंक्लूड किया जाता है? तो यस, एसिड अटैक विक्टिम्स जो है इनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखिएगा। दैट्स व्हाई इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या
हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज, थैलेसीमिया, क्या इन ब्लड डिसऑर्डर्स रिलेटेड लोगों को भी ऐड किया गया? तो यस, न्यू कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज के अंदर 3 ब्लड डिसऑर्डर जिसमें थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल डिसीज है, इनको भी ऐड किया गया। एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है और वहां आपको लगेगा कि डिसेबिलिटी में थैलेसीमिया वालों को तो नहीं लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एसिड अटैक वालों को तो नहीं लेते होंगे, बट ऐसा नहीं है। अब ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट, एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो वेरियस कैटेगरीज हैं उनको ऐड किया गया और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूछा गया इन स्टेटमेंट्स को आप कंसीडर करें और बताएं कि दोनों में से करेक्ट कौन सी है। पहली कहती है एटलीस्ट 4% सीट्स इन ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन एंड दोज गेटिंग एड फ्रॉम द गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू रिजर्व सीट्स फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे 4% सीट्स किसके अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन के जो है उनके अंदर जिनको गवर्नमेंट की सहायता मिल रही है, सरकार की तरफ से एड मिल रही है, वहां पर सीट्स को रिजर्व किया जाता है। किसके लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए। सेकंड, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट विल एंश्योर, जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो इस चीज को एंश्योर करेगी दैट एटलीस्ट 5% ऑफ द वैकेंसीज इन आइडेंटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट्स आर फिल्ड बाय पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स विद एटलीस्ट 40% ऑफ एनी ऑफ द डिसेबिलिटीज। तो जितनी भी डिसेबिलिटीज, 21 डिसेबिलिटी को मेंशन किया गया है, इसमें 40% अगर 40% बेसिकली देखा जाता है कि डिसेबिलिटी जिस एरिया के अंदर है वहां पे क्या 40% का उसका लेवल है, अगर 40% या इससे ज्यादा होती है तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में मान लिया जाता है और वहां पर 5% वैकेंसीज को सेव करने के लिए, रिजर्व करने की बात करी गई है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि एटलीस्ट 5% सीट्स के बारे में बात करी गई है, 4% सीट्स के बारे में बात नहीं करी गई है। 5% सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है हायर एजुकेशन के, वहां पर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के जो हमारे भाई बहन है उनके लिए सेव करी जाएगी। सिमिलरली यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने इंश्योर करने के लिए कहा है कि एटलीस्ट 4% वैकेंसीज जो है वो उनको दी जाएगी। तो यहाँ पे 5% वैकेंसीज नहीं है, 4% वैकेंसीज है एंड 5% सीट्स है। ये डेटा आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, 4 या 5 के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। जान के मैंने ये क्वेश्चन बनाया ताकि आपको जो 4 और 5 है ऐसा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सीट्स कितना परसेंटेज है, वैकेंसीज कितना परसेंटेज है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पे डिसेबिलिटी का परसेंटेज जो है ये तो आपको पता ही होगा, नोटिफिकेशन में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। अब वेरियस डिसेबिलिटीज जिसको कंसीडर किया जाता है वो भी देख लीजिए। तो ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज है, ड्वार्फिज्म है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि 3 ब्लड डिसऑर्डर को इंक्लूड किया गया है, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज है। सारी ये जो आपके पास 21 कैटेगरीज है जिसको 7 से बढ़ाकर 21 किया गया, इसके बारे में जानकारी आपको होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आगे चलकर आप भी एक डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, तो बहुत बार आपको इनसे कंसर्निंग भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर सिग्नेचर आपके चाहिए हो एज ए डीसी या एज एन एसडीएम, एडीएम या डीएम। तो इनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, जो फाइल्स में आपको आगे चल के काम करना है वो आप कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि इसको किसने लॉन्च किया है, क्या उत्तराखंड ने किया है, हरियाणा ने, पंजाब ने, दिल्ली ने? सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर अभी काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। इवन हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी इससे बढ़ सकते हैं क्योंकि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे तो हमें ऑयल को कम से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और जो हमारा प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देखिए इसी तरीके से आपको एक चीज जब आपको एग्जाम के अंदर दी होती है मल्टीपल डायमेंशन में सोचना है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से क्या फायदा होगा, पोल्यूशन जो है वो कम होगा क्योंकि ये आपका एनवायरमेंट एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये होगा कि आपको ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और फॉरेन एक्सचेंज आपकी बचेगी। तो इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको किस किस तरीके से देखिए, एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, उसको इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपका होगा, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से देखिए, उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, उसको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, उसको सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखिए। जब आप ये सारी चीजें यूज करने लग जाएंगे ना तो पूरा मेंस का आंसर जो है आपका आपके सामने इजीली बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है मेंस के अंदर, आप उसको एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचिए, इकोनॉमिक से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सोसाइटल से, इवन करंट अफेयर्स के, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी उसे सोच सकते हैं। जब आप इस तरीके से टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे वेरियस डायमेंशन के ऊपर तो आपके जो नोट्स होंगे वो भी इन्हीं डायमेंशंस के ऊपर आप बना पाएंगे और एग्जाम के ऊपर जब आप आंसर लिखने लगेंगे तो भी इन्हीं डायमेंशन के ऊपर आप आंसर लिखेंगे जो अपने आप में एक कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एनकरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिल्ली के अंदर ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके एक पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है जिसका नाम है ईवी
दैट इज electronicvehicle.delhi.gov.in। इसमें बेसिकली किन किन चीज़ों के बारे में बात करी गई है? देखिए, ई रिक्शा के ऊपर 30,000 तक की सब्सिडी देने की बात करी गई है। रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स जो होगा ई व्हीकल्स के लिए उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। देन 200 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात करी गई है। इंसेंटिव दिया जाएगा स्क्रैपिंग के अंदर, स्क्रैपिंग के अंदर इंसेंटिव देंगे तभी तो लोग अपनी पुराने जो व्हीकल्स कब से 10-10, 20-20 सालों से उनके पड़े हुए हैं, जो कि पोल्यूशन ही फैलाते हैं और चलने के लिए ज़्यादा उनका उतनी एफिशिएंसी है नहीं, तो लोग आएंगे और अपने जो ओल्ड व्हीकल्स है देंगे और स्क्रैपिंग पॉलिसी के हिसाब से उनको इंसेंटिव मिलेगा। लो इंटरेस्ट लोन मिलेगा जब भी कोई ई व्हीकल को परचेज करना चाहता है। विद इन 1 ईयर दिल्ली गवर्नमेंट एम कर रही है कि 35,000 ई व्हीकल्स जो हैं वो सड़कों पे आ जाएं, क्योंकि 35,000 ई व्हीकल्स आएंगे तो कहीं ना कहीं वो ऑयल वाले जो व्हीकल्स होते हैं, डीजल पेट्रोल से चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, उनको रिप्लेस करेंगे और आगे एक ट्रेंड से शुरू हो जाएगा जिससे अपकमिंग ईयर्स के अंदर, मे बी अगले एक डेकेड के अंदर, लार्जली आपको ई व्हीकल्स सड़कों पे दौड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये सब्सिडी का जो पूरा प्रोविजन है ये इसलिए वजह से चलाया गया। टू व्हीलर्स के ऊपर 30,000 तक की सब्सिडी देने की बात करी गई है। ऑटो रिक्शा के अंदर भी 30,000 की सब्सिडी देने की बात करी गई है। कार्स के ऊपर 1.5 लाख तक की सब्सिडी देने की बात करी गई है। तो यहां पे काफी अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया। हो सकता है आगे चल के बाकी के स्टेट्स भी इन स्टेप्स को फॉलो करें और प्रोबेबली कहा जा सकता है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो काफी कम हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। बट एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ व्हीकल्स को रोड पे उतारना काफी नहीं है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से? चार्जिंग स्टेशन जो है वो भी होने चाहिए। जगह जगह पे आप जाते हैं, आपको पेट्रोलिंग के स्टेशन, पेट्रोल के स्टेशन, डीजल के स्टेशन मिल जाते हैं, लेकिन अगर पेट्रोल पंप है एक तरफ तो इसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए। अगर चार्जिंग स्टेशन ही नहीं होंगे तो लोग इन व्हीकल्स को यूज करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। फिलहाल आंसर हमारा डी है। मैंने आपको प्रीलिम्स मेंस पर्सपेक्टिव से इसे बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर है। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। वैसे इंडियन पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल लग सकता है आपको, लेकिन ज्यादा ये जो मेल खाता है वो हिस्ट्री से खाता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मेल खाता है। तो यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात करी गई है। बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी गई है और अभी कहीं ना कहीं न्यूज़ के अंदर आ रहा है कि एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 970 करोड़ के आसपास है। दिसंबर के आसपास इसको स्टार्ट किया जाएगा और अक्टूबर 2022 तक इसे कंप्लीट करने की भी बात करी जा रही है। तो यहाँ पे कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इंक्लूड है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हमारी पार्लियामेंट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जान लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। पहली स्टेटमेंट कहती है यहाँ पे, पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग वाज डिजाइन्ड बाय बोथ लटियंस एंड बेकर। लटियंस और बेकर दोनों ने ही हमारी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको बनाया था। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय लटियंस, तो एडविन लटियंस ने राष्ट्रपति भवन को बनाया था, आपका जो प्रेसिडेंट हाउस है मे बी। सेक्रेटेरिएट विच इंक्लूड्स बोथ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, आपने सुना होगा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बारे में, जो हमारा सेक्रेटेरिएट है इसको हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी गवर्नमेंट जो है बेसिकली एक आर्गुमेंट आया है कि जो हमारा सेंट्रल विस्टा है इसको रिवैम्प करना चाहिए। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, इसकी जो फैसिलिटीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी ऐसा पाया जा रहा है, वैसे काफी टाइम से इसके बारे में बात हो रही है कि जो फैसिलिटीज है और जो पूरा प्रिविलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे वो इनएडिक्वेट है टू मीट द करंट डिमांड। देखिए, जैसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टाइम टू टाइम हम अमेंड करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो चेंज हो रही है, हमारी कंट्री जो है उसमें बदलाव आ रहा है और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको भी चेंज होना एज पर हमारी रिक्वायरमेंट जरूरी है। उसी तरीके से क्योंकि अब नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई मिनिस्ट्रीज बन रही हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स जो है वो बन रहे हैं, नई नई टाइप की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, इस वजह से पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कि काफी टाइम पहले बनाई गई थी, उस टाइम की नीड्स को ध्यान में रखकर वो आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं कर पा रही है। ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काफी जगह पे छोटी छोटी लोकेशंस के हिसाब से फैला हुआ है, जिससे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो अफेक्ट होता है। अननेसेसरी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बाद भी कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। इस वजह से ये सोचा जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, दैट हैज आउटलिव्ड देयर स्ट्रक्चर लाइफ, अपनी स्ट्रक्चर लाइफ को वैसे भी वो पूरा कर चुके, इस वजह से एक रीवैम्प करने की बात करी गई है और यहाँ पे 970 करोड़ का बजट रखा गया है, 2022 तक कंप्लीट करने की बात करी गई है। इवन अगर हम 2019 की बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने भी एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था, जिसके अंदर कहा गया था कि एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाए, जो कि एग्जिस्टिंग अभी एक हमारी सर्कुलर बिल्डिंग है उसके बिल्कुल साथ में बनाई जाएगी, जिसमें कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा और इसमें जो हमारा राजपथ है 3 किलोमीटर लंबा जो हमारा राजपथ है उसको भी यहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा, रिवैम्प किया जाएगा। लेट्स सी
ये दिसंबर में स्टार्ट होता है, कैसे बनना स्टार्ट होगा और अक्टूबर 22 में बन के कैसे हमारे सामने आएगा। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अपने हिस्टोरिकल क्वेश्चन के ऊपर। तो यस, हिस्टोरिकल क्वेश्चन में बात करी जाए, पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है लटियंस और बेकर दोनों ने बनाई थी। अगर हम राष्ट्रपति भवन की बात करें तो यस, इट इज मेड बाय लटियंस ने बनाया था। अगर आपने इस वीडियो का जो थंबनेल है वो देखा हो, जहां पे मैं खड़ा हूं, मेरे बैकग्राउंड में राष्ट्रपति भवन ही है, दैट इज द प्रेसिडेंट हाउस, जिसको आप देख सकते हैं। सेक्रेटेरिएट विच इंक्लूड्स बोथ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इसको हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। तो यस, तीसरी स्टेटमेंट जो है हमारी ये भी करेक्ट हो जाती है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए, सो दिस इन द बैकग्राउंड इज द राष्ट्रपति भवन, किसने बनाया है, ध्यान रखिएगा, लटियंस ने। चलिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है, इसको आप exam.netmock.com के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको वेरियस जो वीडियो सीरीज हैं, साथ में प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज 2020 के लिए, इवन 2021 के लिए, ये सब आपको मिल जाती है। और साथ में आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी साथ में इसके अवेलेबल कराई जाती है। तो इफ यू वांट टू चेक दिस आउट, exam.netmock.com पे जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हांगकांग के बारे में है। पूछा गया हांगकांग के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है हांगकांग वाज हैंडेड ओवर टू मेनलैंड चाइना इन 1987। 1997 में चाइना को ये सौंपा गया था। इट इज गवर्न बाय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द बेसिक लॉ विच अफर्म्स द प्रिंसिपल ऑफ टू कंट्रीज वन सिस्टम। ये बेसिकली किससे गवर्न किया जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉल्ड जिसको बेसिक लॉ कहा जाता है, जिसमें क्या है, दो कंट्रीज वन सिस्टम के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। देन कोमिंटांग KMT इज द रूलिंग पार्टी। तो यहाँ पे कोमिंटांग जो है वो इसके अंदर एक रूलिंग पार्टी है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था हांगकांग, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने फ्राइडे को कहा है कि ब्रिटिश इशूड पासपोर्ट जो है हांगकांग के रेजिडेंट्स के लिए, तो हांगकांग के लोगों को ब्रिटिश इशूड पासपोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज चाइना नहीं करेगा। हुआ क्या है, देखिए जो ब्रिटेन है वो हांगकांग के लोगों को, रेजिडेंट को एक सेपरेट पासपोर्ट जो है वो इशू कर रहा है, और चाइना जो है वो इस चीज को नहीं मान रहा है। जो ब्रिटेन है उसका ये भी कहना है कि हांगकांग को हम एक सेपरेट पासपोर्ट देंगे, और जिन लोगों के पास ये पासपोर्ट होगा उनको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे मिलेगा ब्रिटेन के अंदर, और साथ में हो सकता है आगे चलकर उनको सिटीजनशिप भी दी जा सके। ठीक है, अगर आपको याद हो इस तरीके की टैक्टिक्स जो है एक कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में यूज करती है। चाइना ने भी कुछ टाइम पहले सेपरेट पासपोर्ट इशू करने की बात करी थी अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए। तो यहां पे जो एक टैक्टिक जो है ब्रिटेन यूज कर रहा है, किसके अगेंस्ट में, चाइना के यूज में, चाइना भी दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट में ऐसा यूज करता रहता है। इससे होगा क्या, बेसिकली हांगकांग के अंदर काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, इससे उस प्रोटेस्ट को मिलेगा फ्यूल। तो चाइना क्या है, चाइना डेफिनेटली नहीं चाहेगा, क्योंकि चाइना ये समझता है हांगकांग उसके अंडर में है, देयरफॉर किसी तीसरी कंट्री को हांगकांग को वो बिल्कुल भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देने देगा। लेकिन हांगकांग के लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि ब्रिटेन जो है जो स्पेशल ट्रीटमेंट उनके लिए ओपन कर रहा है वो करके रखे, स्पेशल पासपोर्ट उनको इशू करे, ताकि एक्सटेंडेड स्टे रहे उनका ब्रिटेन के अंदर, और हो सकता है आगे चल के उनको सिटीजनशिप भी ब्रिटेन की मिल जाए। तो ये जो पूरा पॉलिटिकल डिबाकल है वो चल रहा है अभी, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में इस पर क्या होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इज इट अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, तो यस, हांगकांग जो है एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है, पहले ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी जैसे कि इंडिया था। हांगकांग वाज हैंडेड ओवर टू मेनलैंड चाइना, चाइना को कब दिया गया था, 1997 के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो क्या ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉ को फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल जो है इसका है वन कंट्री टू सिस्टम्स। ठीक है, तो इट इज नॉट टू कंट्रीज वन सिस्टम, रादर जो प्रिंसिपल अफर्म किया जाता है वो वन कंट्री टू सिस्टम्स का किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से हमारी गलत हो जाती है। और अगर हम पार्टी की बात करें, कोमिंटांग जो पार्टी है 1926 से 1949 तक के लिए सोल रूलिंग पार्टी थी चाइना के अंदर, तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। इसका बैकग्राउंड जानना ज्यादा जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया। इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। आंसर फिलहाल हमारा यहाँ पे सी है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ठीक है, बाकी गलत है। ये पहले ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी, और ब्रिटिशर्स जो है दोबारा से इनको स्पेशल राइट्स जो है वो दे रहे हैं, ताकि चाइना से कहीं ना कहीं इन्हें सेपरेट किया जा सके। चलिए, सो दिस इज चाइना एंड नीचे है हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर राइजिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ अनियंस। अनियन के प्राइसेस किस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल या फिर कहें कि काफी ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपसे पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर, इवन दो पीसीएस के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। तो इस तरीके के इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे जो अनियंस के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका क्या रीजन नहीं है ये पूछा है। तो क्या होर्डिंग उसका रीजन है, कंजम्पशन, रेनफॉल, जीएसटी? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो रिसेंटली एक लिमिट है वो लगाई गई है कहां से कहां तक के लिए, अक्टूबर 23 से दिसंबर 31 तक के लिए, मतलब साल के अंत तक के लिए, एंड ऑफ द ईयर तक के लिए, कि होलसेल ट्रेडर्स जो हैं वो अपने पास 25 टन से ज्यादा अनियंस नहीं रख सकते। इसी तरीके से जो रिटेलर्स हैं वो 2 टन से ज्यादा अपने पास अनियंस नहीं रख सकते। तो होता क्या है बेसिकली, देखिए जो होलसेल ट्रेडर्स हैं फार्मर्स से पूरा का पूरा प्याज जो है खरीद लेते हैं, फिर रिटेलर्स होलसेल ट्रेडर से खरीद लेते हैं और ये अपने पास होल्ड करके रख लेते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं। उससे क्या होता है, मार्केट के अंदर डिमांड तो उतनी की उतनी ही है, लेकिन जो सप्लाई है वो आर्टिफिशियली उस सप्लाई को रोक देते हैं, क्योंकि मार्केट में जब अनियन आएगा ही नहीं, किसान ने तो बेच दिया अपना अनियन, लेकिन ये जो बीच में मीडिएटर्स है ये उसे इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं। एक जो होलसेल ट्रेडर है वो सैकड़ों टन अपने पास रख लिया करता था, ऐसे ही रिटेलर भी बहुत ज्यादा अपने पास स्टोर करके रख लेता था। मार्केट में वो अनियन नहीं आ पाते थे, लेकिन मार्केट में डिमांड होती थी लोगों के द्वारा, इस वजह से जो भी अवेलेबल होता था उसको काफी ज्यादा प्राइसेस में बेचा जाता था। और प्याज एक ऐसी आइटम है जिसकी जो डिमांड है वो यूजुअली कम नहीं होती है, लोगों को सब्जी में डालना तो है ही, तो जब प्याज उनको नहीं मिलेगा ज्यादा मात्रा में, तो जितना भी अवेलेबल है, जितना भी उसका प्राइस मांगा जाएगा, तो लोग उसको पे करने के लिए रेडी रहते थे। ठीक है, तो यहां पे आर्टिफिशियल तौर पे जो डिमांड होती थी वो तो वैसी की वैसी रहती थी, लेकिन आर्टिफिशियल तौर पे सप्लाई जो होती थी उसको रोक दिया जाता था और आर्टिफिशियली प्राइस जो होते थे वो रेज कर दिए जाते थे। गवर्नमेंट को ये चीज का पता चला तो गवर्नमेंट ने इन दोनों को पहले तो कोशिश करी हटाने की, इनके लिए काफी सारे मेजर किए जा रहे हैं मीडिएटर्स को हटाने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा कि जब तक इनको पूरी तरीके से हम खत्म नहीं कर सकते, इवन तो न्यू फार्म बिल भी आया है जिसमें ई ट्रेडिंग की बात करी गई है, काफी हद तक मीडिएटर्स को हटा दिया जाएगा उसमें, लेकिन जब तक नहीं हटा सकते हैं तब तक कंट्रोल तो कर सकते हैं, रेगुलेट तो कर सकते हैं। तो ये कहा गया कि देखिए आप होल्ड करके नहीं रखेंगे, आपके पास लिमिट है, इतने से ज्यादा अगर आपके ऊपर पाया जाता है, आपके पास पाया जाता है, तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट में कार्रवाई करी जाएगी, ताकि आप लोग होर्डिंग ना करें। होर्डिंग नहीं होगी तो मार्केट में जो उसकी सप्लाई है वो बनी रहेगी, सप्लाई बनी रहेगी तो जो उसके बराबर में डिमांड है वो भी मैच होती रहेगी, और जब सप्लाई डिमांड मैच होगी तो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होर्डिंग क्या इसका एक मुख्य कारण है, तो यस इसका होर्डिंग एक मुख्य कारण है। देन एक्सेस रेनफॉल, रेनफॉल से क्या होगा, ज्यादा रेनफॉल हो गई तो जो आपकी प्रोडक्शन होती है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, प्रोडक्शन खराब होगी तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सप्लाई कम हो रही थी लेकिन आर्टिफिशियल तौर पे, लेकिन यहां पे भी सप्लाई कम होगी लेकिन वो ओरिजिनल सप्लाई कम होगी, क्योंकि भाई प्रोडक्शन ही नहीं हुई। प्रोडक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि ज्यादा बारिश आने की, सॉरी रेनफॉल में ज्यादा बारिश आने की वजह से आपकी जो पूरी की पूरी फसल थी वो खराब हो गई, इसलिए एक्चुअल सप्लाई आपकी कम हो गई। जब सप्लाई आपकी कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइसेस आपके अपने आप ही ऊपर जाएंगे। सिमिलरली कंजम्पशन जो है, इसकी वजह से भी जो प्राइसेस होते हैं बढ़ते हैं, ज्यादा कंजम्पशन होगा तो प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली उसके राइज कर जाएंगे। लेकिन जीएसटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, दिस वाज द फिलर, ये फालतू में एक आप कह सकते हैं रिडिकुलस ऑप्शन डाला गया था। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इंटेग्रिटी पैक्ट के बारे में है। पूछा गया इंटेग्रिटी पैक्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए, आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, सही है। पहली कहती है द इंटेग्रिटी पैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट एजेंसी एंड प्राइवेट कंपनीज दैट दे एब्सटेन फ्रॉम ब्राइबरी एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी थ्रू अ मॉनिटर। तो बेसिकली इट्स अ पैक्ट, ये एक तरीके का पैक्ट है किस किस के बीच में, कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज के बीच में, कि ब्राइबरी नहीं करेंगे, उससे एब्सटेन करेंगे और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी touchstone to examine the efficiency of IP, that is integrity pact, as it is necessary for all procurement of the above 100 crore। तो 100 करोड़ से ज्यादा के जो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट्स होंगी उसमें डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, उसके अंदर ये जो आईपी है इसको एफिकेसी को देखा जाएगा। इन 2014 इंडिया कैंसल्ड ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर डील ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेटेड आईपी। तो यहाँ पे ऑगस्टा वेस्टलैंड को क्यों कैंसिल किया गया था, क्योंकि आईपी दैट इज इंटेग्रिटी पैक्ट को उसने वायलेट किया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्यों बनाया, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे जो चीफ विजिलेंस कमीशन है, सीवीसी है, उन्होंने एसओपी दैट इज जो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है उसको यहाँ पे प्रोक्योरमेंट को लेके अमेंड किया गया है, और अडॉप्शन ऑफ इंटेग्रिटी पैक्ट के बारे में भी बात करी गई है। इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज के अंदर वो इसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इंटेग्रिटी पैक्ट की बात करते हैं तो यस इसमें एब्सटेन फ्रॉम ब्राइबरी के बारे में बात करी जाती है। इट्स अ पैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसी एंड प्राइवेट कंपनीज, पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। यहाँ पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर भी इसको यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसकी एफिशिएंसी को देखा जाएगा, एफिकेसी को देखा जाएगा। और ऑगस्टा वेस्टलैंड जो आपने डेफिनेटली डील के बारे में सुना होगा, उसने आईपी को वायलेट किया था, इस वजह से उसे कैंसिल किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इस पर्टिकुलर पैक्ट के बारे में मेंस में आप जरूर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 9th क्वेश्चन जो है बात कर रहा है 8 फोल्ड पाथ के बारे में, जिसको बुद्धा ने टीच किया था।
पूछा गया कि इसमें कौन कौन से आते हैं, क्या इसमें राइट इंटेंशन आता है, राइट स्पीच आता है, राइट एफर्ट्स, राइट डीड्स। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी रिसेंट एक न्यूज़ थी, एक पर्टिकुलर विलेज ने बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट किया है, इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। वैसे कंट्रोवर्शियल न्यूज़ थी, कंट्रोवर्शियल न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बुद्धिज्म और बुद्धा के बारे में 8 फोल्ड पाथ के बारे में भी आर्टिकल में दिया गया था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 फोल्ड पाथ में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। राइट अंडरस्टैंडिंग आता है, समाधिक्ति कहते हैं, समासंकल्प कहते हैं, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसके लिए आप कोई भी एक्रोनियम या कोई भी आप दूसरा तरीका बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो इसको मस्ट लेक करके भी आप कर सकते हैं कि एक लेक है, वैसे LA की स्पेलिंग होती है बट LACE करके आप याद रखिएगा, जो कि मस्ट वॉच है। तो एक ऐसी लेक जो कि मस्ट वॉच है, उससे आप 8 फोल्ड पाथ को याद रख सकते हैं। या फिर आप कहें कि एक लेक है जो कि मस्त है, MUST को मस्त तरीके से भी याद रख सकते हैं, मस्ट जो इंग्लिश का मस्ट होता है उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। एक लेक ऐसी है जो काफी मस्त है, एक लेक ऐसी है जो कि काफी मस्ट वॉच है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, M से क्या होगा माइंडफुलनेस, U से क्या होगा अंडरस्टैंडिंग, S से क्या होगा स्पीच, T से थॉट, L से क्या है लाइवलीहुड, A से क्या है एक्शन, C से क्या है कंसंट्रेशन, E से क्या है एफर्ट। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, और आप चाहें तो अपना भी कोई एक्रोनियम जो है यहाँ पे या निमोनिक्स अपना बना सकते हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ओके सो लास्ट का मैंने आई थिंक आपको आंसर नहीं बताया। चलिए तो एक बार आंसर देखते हैं इसका। तो राइट इंटेंशन जो है, क्या उसको मानेंगे? यस। अगर आपने पीछे देखा हो, हमने राइट थॉट के बारे में बात करी थी, तो राइट थॉट, राइट इंटेंशन, दे आर द सेम। देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि एग्जैक्ट वर्ड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप वेरियस वेबसाइट्स के ऊपर चेक करेंगे तो हर वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ अलग शब्द जो है वो दिया गया है, इंटरचेंज किया गया है काफी सारे शब्दों को। राइट डीड्स, अब राइट एक्शन मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आपको याद हो, याद रखिए मस्ट लेक, मस्ट वॉच लेक कौन सी थी 8 फोल्ड पाथ। तो इसमें एफर्ट के बारे में भी बात करी गई थी, और किसके बारे में स्पीच के बारे में भी बात करी गई थी। इंटेंशन और थॉट यहाँ पे सिमिलर माना गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट हो जाते हैं। राइट डीड्स मतलब राइट एक्शन ही तो हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे चारों करेक्ट है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो मिलते जुलते शब्द हैं उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि काफी सारी वेबसाइट्स इवन बुक्स के अंदर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्दों का यूज किया गया है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में है। पूछा गया फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पहली कहती है इट एक्ट एज एन इंश्योरेंस व्हेन द रूपी टेंड्स टू बी वॉलेटाइल अगेंस्ट द डॉलर। तो एक तरीके से इंश्योरेंस के तौर पे काम करता है, जब क्या होता है, जब रूपी जो है वो वॉलेटाइल होता है डॉलर के कंपैरिजन में। चाइना हैज द हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, चाइना के पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। इंडिया इज करेंटली द 10th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। तो इंडिया का जो रैंक है वो 10th है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो लाइफ टाइम हाई हो गए हैं, विच इज अ गुड इकोनॉमिक न्यूज। 555.12 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हमारे पास हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और रिसेंट जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो 3.615 बिलियन डॉलर्स के आसपास का हुआ है RBI के डेटा के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या ये डॉलर के कंपैरिजन में, बेसिकली जब रुपी जो है डॉलर के कंपैरिजन में वीक होता है, वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल मतलब उसमें चेंजेस काफी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो क्या ये फॉरेक्स रिजर्व एक तरीके से इंश्योरेंस का काम करते हैं? तो बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट हमारी। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली होता क्या, मान लीजिए $1 की वैल्यू जो है वो 75 रुपीज है, और वो अगर मान लीजिए टूट कर फर्दर 80 हो जाती है। ठीक है, अब मतलब हमें पहले जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो हमें कम पैसा देना पड़ रहा था, लेकिन अगर आज हम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है और हमारा रुपी जो है वीक हो गया है, तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपकी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अच्छे खासे पड़े हुए हैं, उसकी मात्रा काफी ज्यादा है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई चीज पहले 75 रुपए की मिलती थी, अब वो 80 की भी मिलेगी। मतलब अगर हम 80 रुपए देके पहले 75 रुपए देके $1 लिया करते थे, अब हमें 80 रुपए भी देने पड़ रहे हैं $1 के पीछे, तो भी हमें दिक्कत नहीं होगी। रीजन इज हमारे पास ऑलरेडी फॉरेक्स रिजर्व है, हमारे पास काफी सारे डॉलर्स पड़े हैं, तो हमें जो वॉलेटिलिटी है, जो पैसा और रुपी इसकी जो वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में, अगर वो ऊपर नीचे भी जा रही है, उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एक बैकअप जो है वो पड़ा हुआ है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली स्टेप में ठीक हो जाती है। क्या चाइना के पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है? बिल्कुल ठीक है। चाइना आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया में माल सप्लाई करता है इंक्लूडिंग इंडिया, अमेरिका। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पैसा है बाहर का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो चाइना के पास ही है, बिल्कुल ठीक है। बट ये चीज़ चेंज हो सकती है आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज काफ़ी सारी फैक्ट्रीज जो है अब वहाँ से निकल रही है। तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग हब आगे 10 सालों में भी रहेगा या नहीं रहेगा, नोबडी इज श्योर अबाउट दैट। इंडिया क्या करंटली 10th लार्जेस्ट होल्डर है? तो नहीं, इंडिया जो है इतना पीछे भी नहीं है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, 5वें नंबर पे हम आते हैं। लेकिन चाइना से कंपैरिजन करेंगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। रैंक में देखेंगे तो सिर्फ पहला और पांचवा सिर्फ 4 पायदान का डिफरेंस है। लेकिन अगर फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करेंगे, हमारे पास अगर 555 बिलियन है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि चाइना के पास कितने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि चाइना क्यों इतना इतराता है अपनी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम करेंगे 2 मिनट के अंदर रिवीजन और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे प्रीलिम्स का, जिसको आपका आंसर करना है, और विनर ऑफ द डे जिसने करेक्ट आंसर किया है हमारे लास्ट क्वेश्चन का। चलिए डिस्कशन हमारा स्टार्ट हुआ था FATF लिस्ट को लेकर। हमने पाकिस्तान के बारे में बात करी थी, ग्रे लिस्ट के बारे में बात करी थी, जो ग्रे लिस्ट है उसके नुकसान क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। देन वी मूव टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नई नई कैटेगरीज इसमें ऐड करी गई थी। एक्ट जो था वो भी चेंज हुआ था, इसके बारे में हमने बात करी थी। कौन कौन सी कैटेगरीज हमने इंक्लूड करी थी, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच डिसेबिलिटी, इन सब चीज़ें जो है हमने इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ी थी। फिर जो इसमें सीट्स हैं 5% उसके बारे में देखा था, 4% वैकेंसीज के बारे में देखा था। एज ए सिविल सर्वेंट इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में वेरियस कैटेगराइजेशन 7 से कैटेगरी बढ़ा के 21 कर दी है, ये भी हमने जाना था। देन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी पोर्टल जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, सब्सिडी देने की बात करी गई है। काफी अच्छा इनिशिएटिव है, बाकी स्टेट्स को भी इसे फॉलो करना चाहिए इफ दे वांट टू इंप्रूव द पोल्यूशन लेवल इन देयर सिटी और स्टेट। देन हमने डिस्कशन किया था पार्लियामेंट के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, लेटियंस के बारे में डिस्कशन हुआ था, बेकर के बारे में, और अभी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है उसके बारे में भी जाना था। देन इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 में हांगकांग के बारे में देखा था। ब्रिटेन जो है कॉलोनी उसकी, ये हांगकांग ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुका है, और ब्रिटेन जो है अभी नई तरीके से जो पासपोर्ट है वो इशू कर रहा है, जो कि चाइना को पसंद नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो 1 कंट्री 2 सिस्टम्स का जो पूरा प्रोसेस था हांगकांग के अंदर फॉलो किया जाता है, वो भी हमने देखा था। यहाँ पे चाइना हांगकांग मैप पे भी आप देख सकते हैं। देन इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखा था हमने कि अनियंस के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन रेनफॉल बढ़ेगा, कंजम्पशन होगा, होर्डिंग होगी, तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेंगे। पूरा डिटेल से हमने समझा था। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था इंटेग्रिटी पैक्ट के बारे में, डिफेंस के अंदर बात करी गई थी, अगस्टा वेस्टलैंड के बारे में बात करी गई थी, सीवीसी जो है एसओपी को अमेंड कर रहा है इसको लेकर, ये भी हमने डिस्कस किया था। 8 फोल्ड पाथ के बारे में मैंने आपको मस्ट लेक बताया था, याद रखिएगा। इससे बेटर अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक्रोनियम या निमोनिक्स। फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया 5वें पायदान पे है, चाइना का जो रैंक है वो नंबर 1 है, और ये जो है बेसिकली वॉलेटिलिटी जो होती है डॉलर के कंपैरिजन में, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस हमें देता है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, कितना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने ई वीज़ा के बारे में पढ़ा था, तो ई वीज़ा के बारे में बताइएगा किस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो इसको इशू कर रहा था। देन मेंस का क्वेश्चन आप netmock.com पे आंसर कर सकते हैं। लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर दिया तो संदीप गुप्ता ने करेक्ट आंसर दिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप। आप हमें नेटमॉक IS के ऊपर बता दीजिएगा कि जो आपको PDF चाहिए वो हिंदी भाषा में चाहिए या इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने स्कोर किया, इवन 0 भी स्कोर किया है तो रिवाइज करके इसे इंप्रूव करिएगा। अपने कमेंट में अपने मार्क्स को एडिट करके 10 करिएगा, बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट में आपके 10 ही आने चाहिए, और कमेंट सेक्शन में इसे रहने दीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर आपको PDF मिल जाएगी इस लेक्चर की, कोई भी आपका डाउट है वो भी आप मुझसे @prince_Luthra के ऊपर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।